हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो कंपनी लो पार्ट 6 वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अल्ट्रा वायरस है, यानी कि बाह्य सिद्धांत या बाह्य शक्ति सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उनका जो बाह्य शक्ति कार्य है उनके लिए क्या लायबिलिटीज है, क्या दायित्व है, इनके बारे में बात करेंगे। और इसके कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कंपनी द्वारा किए गए जो अधिकारातीत कार्य हैं, यानी कि अल्ट्रा वायरस जो कार्य हैं उनके क्या दुष्परिणाम होते हैं। चलिए लेकर चलता हूं मैं आपको अपने टॉपिक की ओर। देखिए, जो बाह्य शक्ति सिद्धांत है उसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो कंपनी अधिनियम या कंपनी सीमा नियम के बाहर या उस नियम के विरुद्ध किए गए कार्य होता है उनको हम कहते हैं शक्ति बाह्य कार्य, क्योंकि शक्ति के बाहर ही कार्य होते हैं इसलिए उनको बाह्य शक्ति कार्य कहते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये जो कार्य है, जो बाह्य शक्ति कार्य है, ना तो अवैध होते हैं और ना ही ये सार्वजनिक होते हैं। लेकिन वास्तव में एक बात बता दूं आपको कि वे कंपनी के अधिकार के बाहर होने के कारण व्यर्थ और निष्प्रभावी हो जाते हैं जो कंपनी के कार्य होते हैं। सबसे पहले ये जो सिद्धांत दिया था, अल्ट्रा वायरस का प्रिंसिपल जो दिया था, वो इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा एक केस में दिया गया था। केस का नाम था एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। क्या नाम था? एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे बनाम रिचे। तो मैं बता दूं, एशबरी रेलवे जो कंपनी थी वो रेल के डब्बे बनाने का कार्य करती थी और अन्य जो रेल के मशीनें होती थी, उनके जो पुर्जे होते थे वो बनाने का कार्य करती थी। साथ ही वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे उनका भी कारोबार करती थी। ठीक है, तो ये जो है एशबरी रेलवे कंपनी थी। अब बात करेंगे, इस कंपनी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रिचे। इस कंपनी ने मैसर्स रिचे नामक एक फर्म, ये अलग था, तो वहां से क्या किया, बेल्जियम में थी, एक रेल की पटरी बनाने के लिए पूंजी इकट्ठा की और एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, एशबरी कंपनी ने उस संविदा को शक्ति बाह्य सिद्धांत के रूप में निरूपित करते हुए खंडित कर दिया। ठीक है, रिचे ने कंपनी के अगेंस्ट एक केस दायर कर दिया और कंपनी से इस आधार पर क्षतिपूर्ति की मांग की कि जो उसने ये काम किया था वो एक संविदा था, क्योंकि उस पर जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके सिग्नेचर थे, इसलिए जो ये अधिकार है ये उसके अधिकार पत्र के अंदर में है। ठीक है, और उसने ये भी कहा कि जो संविदा है अंशधारियों के बहुमत और अनुसमर्थन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब इस वाद में निर्णय देते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लॉर्ड केन्स थे उन्होंने अपना विचार प्रकट किया कि जो संविदा थी, ठीक है, वो जो संविदा थी वो कंपनी के सीमा नियम के बाहर होने के कारण शून्य थी। भले ही मेंबर्स ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हों, क्योंकि उद्देश्य खंड एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें कंपनी के उद्देश्य और सारी चीजें लिखी होती हैं। तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने इसमें यह कहा कि एक विचार दिया इन्होंने कि हमारे विचार से ऐसी संविधाएं जिनका उद्देश्य और हेतु सीमा नियम के परे है तथा असंगत है, स्वयं निगमित कंपनी के प्रति अधिकारातीत शक्ति बाह्य होने के कारण शून्य प्रभावी होगी। तो ये माननीय न्यायाधीश महोदय ने इस पर अपना विचार प्रकट किया था, भले ही उस पर सिग्नेचर कर दिए गए हों। ठीक है दोस्तों, जो शक्ति बाह्य सिद्धांत या अल्ट्रा वायरस प्रिंसिपल है, उसको भारत में सबसे पहले बंबई हाई कोर्ट द्वारा एक केस था, जहांगीर आर मोदी बनाम श्यामजी, 1867 का केस था, इसमें अपनाया गया था। जो शक्ति बाह्य सिद्धांत का जो प्रिंसिपल्स थे ये इस केस में अपनाए गए थे, जहांगीर आर मोदी वाले में। अब इसमें क्या था कि कंपनी के जो निदेशक थे उनके द्वारा कंपनी की ओर से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के खरीदे जाना कंपनी सीमा नियम के अधिकारातीत था। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कंपनी ने निदेशकों को अधिकृत नहीं किया था, इसलिए ये नल एंड वॉइड कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करूंगा मैं जो कम अधिकारातीत सिद्धांत हैं या डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के जो एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में, अपवाद के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका अपवाद के बारे में बता दूं मैं आपको कि यदि कंपनी के निदेशकों द्वारा कंपनी संबंधी कोई ऐसा कार्य किया गया है जो उनकी अधिकार शक्ति के बाहर है, लेकिन कंपनी की शक्ति सीमा के बाहर नहीं है, तो वह कार्य कंपनी के अंशधारियों द्वारा
अनुसमर्थित कर दिए जाने पर वैधानिक होगा और अधिकारातीत सिद्धांत के अंतर्गत उसे प्रभावहीन नहीं माना जाएगा। पहली बात यह है, ठीक है, यानी कंपनी के नियम के जो है बाहर नहीं है, ठीक है, अधिकार शक्ति के बाहर है, फिर भी वो जो है वैधानिक माना जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में। यदि कंपनी द्वारा किया गया कोई कार्य उनकी सीमा शक्ति के अंतर्गत है लेकिन वह कार्य अनियमित ढंग से किया गया है तो कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स यानी कि समस्त अंशधारी की सहमति से उसे वैधता दिलाई जा सकती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी अंशधारियों की सहमति एक जगह बुलाकर सभा में एक साथ ही ली जाए, उनसे अलग अलग मिलकर भी उनके सिग्नेचर या सहमति एक्सेप्टेंस ली जा सकती है। और तीसरी बात मैं बताऊं कि किसी कंपनी की संपत्ति उसके अधिकारातीत विनियोग के द्वारा अर्जित होने पर भी कंपनी का उस पर अधिकार सुरक्षित रहेगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति इस तरीके से अर्जित की है जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के जो अधिकार क्षेत्र हैं शक्तियों से परे होकर कमाई है, उस पर भी कंपनी का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अब बात करता हूं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। देखो, अधिकारित सिद्धांत को लागू करते समय सीमा नियम द्वारा कंपनी के अधिकृत कार्यों के कारण होने वाले प्रासंगिक और अनुषंगिक परिणाम तब तक अवैधानिक नहीं माने जाते जब तक वे कंपनी अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिबंधित ना कर दिए जाएं। यानी कि कंपनी के द्वारा जो है उसको प्रोहिबिटेड कर दिया जाएगा तब तक। ठीक है, अब बात करेंगे कंपनी विधि के अंतर्गत कंपनियों को कुछ ऐसे अधिकार भी दिए गए हैं जो उनके सीमा नियम में वर्णित ना होने पर भी इम्प्लाइड माने जाते हैं, गर्भित माने जाते हैं, जो बताए नहीं जाते, वो अंडरस्टूड होते हैं। तो जैसे और उनके लिए अधिकारातीत का सिद्धांत लागू ही नहीं होता। जैसे मान के चलो कि प्रत्येक व्यापारी कंपनी को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए ऋण लेने का अधिकार है, ऋण लेकर अपनी पूंजी बढ़ा सकती है, लेकिन ये तो उसमें लिखा ही नहीं होता जो उद्देश्य खंड है, क्योंकि ये कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम कंपनी द्वारा किए गए अधिकारातीत कार्य जो होते हैं उनके जो दुष्परिणाम होते हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं व्यादेश यानी कि इंजेक्शन के बारे में। यदि कोई कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है या करने जा रही है जो सीमा नियम के अधिकारातीत है, ठीक है, तो उसका कोई भी अंशधारी सदस्य ऐसा कार्य करने के लिए उसको रोक सकता है या उसे रोकने के लिए जो है लीगल रेमेडी प्राप्त कर सकता है, कोर्ट से वैधानिक उपचार प्राप्त कर सकता है, न्यायालय से व्यादेश प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे निदेशकों का व्यक्तिगत दायित्व यानी कि पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स है उनकी पर्सनल लायबिलिटीज क्या होती हैं। देखिए, कंपनी के जो निदेशक है उनका एक कर्तव्य होता है कि वे निगमित पूंजी का उपयोग केवल अधिकृत और वैध कार्यों के लिए ही करें, जो लीगल कार्य है उनके लिए ही उस पूंजी का यूज करें। यदि वे कंपनी की पूंजी के किसी भी भाग का सीमा नियम में वर्णित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए उसका यूज करते हैं या उसको किसी और काम में लगाते हैं तो उस कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाली जो क्षति है उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। ये था डायरेक्टर्स के लायबिलिटीज। अब बात करेंगे हम जो अधिकारातीत संविदाएं होती हैं उनके लिए क्या दायित्व है, यानी कि लायबिलिटी फॉर द ब्रीच ऑफ द वारंटी। ठीक है, जो अधिकारातीत संविदाएं होती हैं वो प्रारंभ से ही शून्य होने के कारण अनुसमर्थन और विबंधन यानी कि एस्टोपल या मौन सहमति से अधिकारांतर्गत यानी कि इंट्रावायरस नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही शून्य होती हैं। अब बात करूं मैं कि एक माननीय न्यायाधीश महोदय थे जिनका नाम था ग्रे। उन्होंने कहा था कि कोई भी अवैध संविदा उभय पक्षकारी, जो उभय पक्षकार है, कॉमन है, उनकी ओर से किए गए किसी कार्य के लिए ना तो वैधता प्राप्त कर सकती है और ना किसी वाद का आधार बन सकती है। ठीक है, इसलिए किसी निगमित कंपनी, जो रजिस्टर्ड कंपनी, निगमित मतलब रजिस्टर्ड कंपनी द्वारा की गई अधिकारातीत संविदा पूर्ण रूप से शून्य होती है और उसका विधिक प्रभाव ना होने के कारण उसका जो लायबिलिटी होती है उसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है,
इसलिए आगे जो माननीय न्यायाधीश ग्रे साहब हैं उन्होंने कहा कि कंपनी के सीमा नियम के बारे में यदि कोई संदिग्धता हो तो उसका जो निर्वचन है कंपनी के विरुद्ध या जनता के हित में किया जाना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति कोई बनती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा जो अधिकारातीत कार्य है उनके लिए कंपनी की का दुष्कृति विधि के अंतर्गत तो दायित्व, यानी कि टॉर्शियस लायबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर इट्स अल्ट्रा वायरस एक्ट्स। ठीक है, जो टॉर्ट्स के अंदर में है। ठीक है, अब बताएं कि कंपनी द्वारा किए गए जो अधिकारातीत कार्य हैं उनके लिए क्षतिपूर्ति के लिए किस सीमा तक दायी ठहराया जा सकता है, इस विषय में कोई निश्चित मत है ही नहीं। ठीक है, फिर भी सामान्यतः कंपनी के विरुद्ध जो अपकार विधि है उसमें क्षतिपूर्ति के लिए वादी को यह सिद्ध करना जरूरी होता है। क्या? दो बातें हैं जो सिद्ध करनी जरूरी होगी। पहली बात, वो काम यानी वो कार्य जिसके कारण वादी को हानि हुई है कंपनी के सीमा नियम के अंतर्गत था। जैसे लॉस हुआ है वो कंपनी के सीमा नियम के अंदर में रह के किया गया है। बात नंबर 2 कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनका जो अपकृत्य है उनके नियोजन काल में किया गया था, मतलब जिसके अगेंस्ट, मतलब जिसके राइट्स को अपकृत्य मतलब राइट्स को इन्फ्रिंज करना, पहले बता चुके हैं फर्स्ट सेम में। तो यानी कि अगर किसी के व्यक्ति के या किसी कर्मचारी के राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है तो उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो अपकृत्य है वो उसी के नियोजन काल में किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे अल्ट्रा वायरस से संबंधित उनके पार्ट्स, उनके जो एक्सेप्शंस हैं और उनके जो रूल्स हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तब तक अब नेक्स्ट वीडियो के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।